हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के बारे में कुछ जानकारी। वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हमारे चैनल का नाम है ज्योति सिंह जी के टिक्स के नाम से चैनल है। और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और दिल्ली सल्तनत के पहले वंशज के बारे में। और आपको पहले वीडियो है उसमें आपको बताया गया था कि दिल्ली सल्तनत पर किस किस है जो कि शासन किया था, किस किस वंशों ने शासन किया था और कब तक किया था। और आज हम उसी से फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक था। तो हम पढ़ रहे हैं आज गुलाम वंश के बारे में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे और शासनकाल कब से कब तक किसने गुलाम वंश में शासन किया है और दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक और पेन लेके तैयार रहिए। और अभी मैं जो वीडियो बता रही हूँ वो आप अभी सुनिए गौर से, और बाद में आपको नोट्स के द्वारा हैं जो कि सारी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे, वो आप नोट कर देना। जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले दिल्ली पर शासन करने वाला था गुलाम वंश। और गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक उसने शासन किया। और दूसरे वंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने शासन किया था आपकी 1290 से 1320 ईस्वी तक। और तीसरे शासनकाल है तुगलक वंश। तुगलक वंश है तीसरा शासनकर्ता दिल्ली पर। और तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 से लेकर 1398 तक। ठीक है। और शोषण चौथे हैं जो कि गुलाम दिल्ली पर शासनकर्ता कौन है? सैयद वंश। और सैयद वंश ने शासन किया था करीबन 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और लास्ट शासनकर्ता है आपकी दिल्ली पर लोधी वंश। कौन है? लोधी वंश। और लोधी वंश ने शासन किया था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो आपको यहाँ पर कुछ मेरी राइटिंग ऐसी है, आपको क्या बताएं, फिर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले है जो गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश और सैयद और लोधी वंश आए थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब हम अगले पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले हैं जो कि दिल्ली पर शासन करता है गुलाम वंश। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। और गुलाम वंश का शासन है आप सबको बताया गया था, मैंने पहले ही बताया था, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अगर बात की जाए गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना के बारे में बताएं तो गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई थी। ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्थापना 1206 में की गई थी। और किसने की थी? तो यहाँ पर
बताते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना करने वाले पुराने कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कौन थे? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर पॉइंट आ जाए कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताते कि मोहम्मद जो गोरी था ना, मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी, उस मोहम्मद गोरी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। एक तो नंबर है, एक नंबर तो है कि वो कौन थे? गुलाम थे किसके? मोहम्मद गोरी के, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि वह गुलाम मोहम्मद गोरी ने उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया था? दिल्ली का गवर्नर घोषित किया था। तो एक दो नंबर हो गया, दिल्ली गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, या फिर बाद में नोट्स मिलेंगे उससे आप आराम से नोट कर लेना। आज अब है जो कि इस समय आप हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। गुलाम वंश की स्थापना की बात की जाए, आपको बताया गया है कि 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला। और गुलाम वंश की स्थापना है जो कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो वह मोहम्मद गोरी के समय में, मोहम्मद गोरी है ना, उसके समय में एक तो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और दूसरा है दिल्ली का गवर्नर था, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले तरफ चलते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, उसके बारे में हम आगे उसकी तरफ चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ। और सबसे पहले बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विशेष इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियाँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? फर्स्ट पॉइंट यह था, राजधानी किसे बनाया? तो राजधानी बनाई अपनी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो अपनी राजधानी बनाया लाहौर को, ठीक है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ें तो दूसरा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? देखो कि निर्माण किसका करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किसका किया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तो निर्माण किया था, अजमेर के अंदर स्थित है आपके, अजमेर में स्थित है आपका, अजमेर में स्थित है, जिसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। आप सबको पता होगा अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े को विग्रह राज चतुर ने बनाया था, परंतु जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने एक मस्जिद घोषित कर दिया 2.5 दिन के झोंपड़े को। किसको? 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है, ये झोंपड़ा है। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन झोंपड़ा, 2.5 दिन झोंपड़े के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और मस्जिद बनवाई, ये भी एक मस्जिद है।
और दूसरी मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम है, एक मस्जिद है जिसका निर्माण करवाया है और ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माणकर्ता किसका है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला यानी गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनवाया। ठीक है, और निर्माण है उसने 2 मस्जिदों का कराया था निर्माण। अजमेर की 2.5 दिन का झोंपड़ा प्लस कुव्वत उल इस्लाम है जो दिल्ली में स्थित है। आप इसे नोट कीजिए। अगली तरफ चलते हैं हम। ठीक है, आगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक है जो कि एक नाम से जाना जाता था। ठीक है, वो कौन सा नाम है जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था? तो वो नाम है आपके लाख बख्त। क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का अर्थ पूछिए अगर आपको कि लाख बख्श का अर्थ क्या है, बताइए। लाख बख्श कहते हैं लाख बख्श का मतलब क्या होता है? तो लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। इसका अर्थ होता है लाखों का, क्या होता है इसका अर्थ? लाखों का दान देने वाला। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती हुई थोड़ी सी। लाखों का दान देने वाला इसका अर्थ होता है किसका? लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे आपको कुछ तकलीफ नहीं है। ठीक है, लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि लाखों का दान देता था, इसलिए इसे नाम से जाना जाता था लाखों का दान देने वाला। ठीक है, लाखों का दान देने वाले नाम से भी हैं जो कि जाना जाता था लाख बख्श के नाम से। ये भी आप नोट कर दीजिए। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही अगला पॉइंट है आपके। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपको बताया गया था कि स्थापना की वगैरह। अब एक और स्थान है उसका निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक में, वो दिल्ली में है। आप सबको पता होगा कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अगर कुतुब मीनार के नाम आ जाए कुतुब मीनार का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने है जो कि दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण करवाया था। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली तरफ हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगले पॉइंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट के बारे में बताते हैं। तो उसका नाम है, एक नालंदा विश्वविद्यालय था बहुत ही प्रसिद्ध, उसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का था, और उस सेनापति का नाम क्या था?
तो सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, और इस बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण बौद्धों के द्वारा करवाया गया था। बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है ये नालंदा विश्वविद्यालय। इसको क्या किया, ध्वस्त कर दिया, मतलब इसे तोड़ मरोड़ दिया। किसने, अगर पूछा जाए कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, किसने किया, तो ध्वस्त किसने किया, तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हैं बख्तियार खिलजी, उसने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, येलो से अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगला पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पुत्री थी। ठीक है, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करवाया था। उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था, इल्तुतमिश से करवाया था, जो आगे बन के राजा बनता है। ठीक है, इल्तुतमिश से करवाया था, किससे करवाया था, इल्तुतमिश से करवाया था। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई, इल्तुतमिश से करवाया, इल्तुतमिश। ठीक है, ठीक है, तो उसने अपनी पुत्री का, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह है जो कि इल्तुतमिश से करवाया था। और अब अगला पॉइंट पूछे जाए ना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ क्या है, बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का मतलब क्या होता है, कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की नाम का मतलब क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। क्या होता है, चंद्रमुखी, ये नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमुखी क्या है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का मतलब होता है चंद्रमुखी। और आपने सबसे पहले पढ़ा था कि यहाँ पर सबने, आपने पहले पढ़ा था गुलाम की शाम 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। फिर यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक अभी उसका है जो कि मौत हो जाती है कुछ टाइम बाद में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है जो कि, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की बात की जाए ऐबक की मृत्यु की बात की जाए तो कम से कम उस समय संता मृत्यु कब होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो मृत्यु है आपकी कब होती है, 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कब, जब वो सौगान खेल रहे थे,
कभी कभी एग्जाम आता है। सौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, जो गुलाम वंश की स्थापना करते थे। अगर सौगान का मतलब क्या होता है? पोलो। ठीक है, सौगान का फुल फॉर्म होता है पोलो। ठीक है, 1283 ईस्वी में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। ठीक है, जब वो पोलो खेल रहे थे तो उस समय जो कि घोड़े से गिरकर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। तो उन्हें दफनाया कहाँ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया कहाँ गया? तो उनकी मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। अपनी राजधानी बनाया था लाहौर, तो उन्हें लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, उन्हें लाहौर के अंदर दफना दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का है जो कि समाप्त हो चुके हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया था गुलाम वंश है, आपको बताया गया था कब से कब तक है गुलाम वंश चला था। अब हम अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में राजा कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में राजा कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उत्तराधिकारी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उत्तराधिकारी कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में 1210 की बात है। तो 1210 ईस्वी में कौन राजा बना? तो उस राजा का नाम है आराम शाह। ठीक है, आराम शाह है। ठीक है, आराम शाह है जो कि राजा बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी 1210 में पोलो खेलते हुए, तो उस समय के बाद में है जो कि आराम शाह को राजा बनाया गया, उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसे गद्दी पर बैठा दिया गया। उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, अगली पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब आराम शाह के बारे में हम पढ़ेंगे। आराम शाह के बारे में, तो आराम शाह आपके बताया गया था। तो 1210 में मतलब यहाँ पर बैठा था गद्दी पर, परंतु ये अबाया इल्तुतमिश ने क्या किया? उसकी हत्या कर दी 1211 ईस्वी में। एक साल में ही 1211 ईस्वी में क्या हुआ? 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह था ना, जो राजा बना था, तो आराम शाह की हत्या कर दी, मतलब उसे मार दिया। आराम शाह को उसने मार दिया और राजा बन गया, गद्दी पर बैठ गया इल्तुतमिश राजा बन गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे आज अभी हम। तो इल्तुतमिश हैं जो कि गद्दी पर बैठा 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके, आराम शाह की हत्या करने के बाद में 1210 ईस्वी में
1211 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठ गया और इल्तुतमिश ने एक है जो कि इक्ता प्रकार की प्रणाली चलाई। कौन सी प्रणाली चलाई गद्दी पर बैठते ही? इक्ता प्रणाली चलाई। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते ही इक्ता प्रणाली की शुरुआत की और इक्ता प्रणाली के साथ में ही उसने क्या किया? इल्तुतमिश के समय में एक सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ठीक है, जारी किए। तो ये यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में बताया। मतलब इल्तुतमिश है आराम शाह की हत्या करने के बारे में 1211 में वो राजा बनता है और इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए उसने। अब हम अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं इल्तुतमिश के ही बारे में। ठीक है, तो अब हम बताते हैं अगले पॉइंट के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश वेरी इम्पोर्टेंट बात है, आपको नोट करनी है, एग्जाम में भी आती है कभी कभी। तो वो मतलब इल्तुतमिश के बारे में कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की मतलब गुलाम वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। परंतु दिल्ली सल्तनत पर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वह थे इल्तुतमिश है जो कि वास्तविक संस्थापक था दिल्ली का। नोट कर दीजिए। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इल्तुतमिश के ही बारे में। तो इल्तुतमिश के बारे में बताते हैं कि उसने एक है जो कि संगठन बनवाया था। एक संगठन बनाया जिसका नाम है तुर्कान-ए सहलगानी की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, नामक एक संगठन चलवाया था। ये क्या है? एक संगठन है। क्या है? संगठन। ठीक है, तुर्कान-ए-सहलगानी नामक एक संगठन चलवाया था और इस संगठन में क्या हुआ था? 40 गुलाम थे। 40 गुलामों का एक संगठन था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया था कि इल्तुतमिश है जिसने एक प्रकार संगठन चलवाया था, उस नाम का था सहलगानी, और ये संगठन चलाया था जिसमें 40 गुलाम एक संगठन थे, बनाए हुए थे। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर इल्तुतमिश के समय की कुछ सिक्कों की बात करते हैं हम। इल्तुतमिश के सिक्कों की बात करते हैं हम। सिक्कों की बात करते हैं हम। इल्तुतमिश के समय में सिक्के कौन से थे, किस प्रकार थे? तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट आता है आपके चांदी के सिक्के।
इल्तुतमिश के समय में जो चांदी के सिक्के थे ना, उनका नाम दिया गया था। चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? उन्हें कहते थे टक्का। चांदी के जो जितने भी सिक्के थे ना, तो इल्तुतमिश काल में है जो कि चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? टक्का कहते थे। और एक और सिक्के चलाए गए थे उस समय प्रचलित थे, और वह सिक्के थे आपके 2 नंबर वाले सिक्के तांबे के। तांबे के जो सिक्के होते थे ना, उनको क्या कहते थे? तो ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि तांबे के सिक्कों को इल्तुतमिश शासन में क्या कहते थे? तो उस समय है जो कि जीतल कहते थे। क्या कहते थे? जीतल के नाम से जानते थे, जीतल कहते थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इल्तुतमिश के शासन काल में सिक्के प्रचलित हुए, ठीक है। और उन सिक्कों में चांदी के सिक्कों को टक्का कहते थे और तांबे के सिक्कों को जीतल कहते थे। अब हम इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया? नहीं, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को। लाहौर किसने बनाया था? लाहौर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनवाया? वो बनाई थी दिल्ली को। ये हम मिटा देते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। दिल्ली को बनाया था। आप भी चकरा जाते हैं। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी है जो कि दिल्ली को बना दिया गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश कौन था? तो आपको पहले बताया गया था कि इल्तुतमिश कौन था। इल्तुतमिश हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, पहले गुलाम वंश की स्थापना करने वाले। कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये इल्तुतमिश क्या लगता था? दामाद। क्या था? एक तो था दामाद और दूसरा क्या था? प्लस गुलाम, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उसका दामाद और गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। अब हम अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। ये तो हो गया इसकी जानकारी के बारे में। अब इल्तुतमिश के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य बताते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उस समय इल्तुतमिश कौन था? तो उस समय की बात की जाए तो बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जिस समय मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय में इल्तुतमिश कहाँ था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक जब मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश है जो कि ये हैं एक स्थान बगदाद नामक एक स्थान है। तो उस बगदाद के स्थान में, सॉरी बगदाद नहीं है,
तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश है बदायूं नामक स्थान है, वहाँ पर गवर्नर था। बदायूं नामक स्थान है, बदायूं नामक स्थान है, उसका क्या था, गवर्नर। गवर्नर था। जब इल्तुत में मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उसी समय इल्तुतमिश क्या था, बगदाद का बदायूं नामक स्थान है, तो बदायूं नामक स्थान का गवर्नर था उस समय। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश एक ऐसा पहला शासक था जिसने क्या किया था, खलीफा से सुल्तान पद पर वह है जो कि आया था। तो 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी की बात है। 1229 ईस्वी में पहला शासक था, ये इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने क्या किया था, बगदाद नामक एक स्थान है, बगदाद अभी मैं बोल रही थी ना, वो बगदाद नामक एक स्थान है, बगदाद नामक स्थान है, उसके बगदाद के जो खलीफा थे ना, बगदाद के खलीफा से सुल्तान, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी, ठीक है। ये पूछा जाता है आपके कि 1229 में पहला ये शासक था इल्तुतमिश जो कि बगदाद हैं उसके वहाँ के खलीफा हैं, उसे एक सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। कौन सी उपाधि, तो वह उपाधि का नाम है सुल्तान, सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी बगदाद से। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ऐसा शासक था जिसने पहली बार भारत में क्या किया था, मकबरा बनाया था। क्वेश्चन आ जाए कि मकबरा पहले किसने बनवाया था, तो मकबरा सबसे पहले बनाया था इल्तुतमिश ने। तो भारत में पहला मकबरा निर्माण, भारत में पहली बार मकबरा है उसका निर्माण है करने का श्रेय किसे जाता है, करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश को क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी, प्रश्न यू आता है कि भारत में पहला मकबरा निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है, तो वह इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है आपके, ये आप नोट कीजिए। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट भी, कि चंगेज खान ने है जो कि आक्रमण किया था किसके टाइम में, ठीक है, चंगेज खान ने आक्रमण किया था। तो चंगेज खान ने भारत पर 1221 के टाइम में 1221 में है जो कि इल्तुतमिश के टाइम पर हमला किया था,
इल्तुतमिश के समय हमला किया था। आक्रमण, ठीक है। चंगेज़ खां की बात आए ना, तो चंगेज़ खां ने क्योंकि इल्तुतमिश के टाइम में 1221 में हमला किया था। अब लास्ट आता है आपका पॉइंट कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई। तो इल्तुतमिश की मृत्यु सन बताते हैं आपको 1236 में हुई थी। 1236 के टाइम में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो ये था चंगेज़ खां ने भारत पर आक्रमण 1221 में किया था, ठीक है। उस समय राजा था दिल्ली का कौन, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की मृत्यु है जो कि 1236 में हो गई। अब हम अगले शासन के बारे में बताते हैं। इल्तुतमिश के बारे में पूरी होगी कंप्लीट। तो सबसे पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। एक नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरे नंबर पर आपके आ चुका था आराम शाह, और तीसरे नंबर पर आपका अभी आपने पढ़ा था जो था आपके इल्तुतमिश, और चौथे नंबर पर अभी इल्तुतमिश का बेटा होगा, ठीक है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु जब हुई थी 1236 में, तो इल्तुतमिश का बेटा बना था शासक जिसका नाम था रुकनुद्दीन। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज था ना, रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुत ठीक है, नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज हैं, इल्तुतमिश का बेटा था। इल्तुतमिश के बाद शासक बना, इल्तुतमिश के बाद में शासक बना, जो कि बेटा था किसका? इल्तुतमिश का बेटा था। कौन? रुकनुद्दीन, ठीक है, जो राजा बना। आगे उनके बारे में बताते हैं कि क्या था रुकनुद्दीन के बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज था ना, रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज क्या था? अयोग्य था, एक छोटा सा था, अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था कौन? रुकनुद्दीन फिरोज हैं, अयोग्य शासक था एक, ठीक है, मतलब योग्य नहीं था। तो उसके माँ थी ना, माँ इसकी रुकनुद्दीन की माँ थी ना, उसका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान ने शासन संभाला, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य था, तो उसकी माँ है जो कि शाह तुर्काना है, उसकी मम्मी शाह तुर्काना ने सारा कार्यभार संभालने का काम किया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। तुर्की के रहने वाले अमीरों ने क्या किया? इसको हटा दिया, ठीक है। तो आप अगला पॉइंट आएगा तुर्की के
अमीरों ने तुर्की के अमीरों ने क्या किया? शाह तुर्कान थी ना बेगम, शाह तुर्कान को हटा दिया। कहाँ से? दिल्ली सल्तनत की गद्दी से। तो शाह तुर्कान ने तुर्की के अमीरों ने शाह तुर्कान को राजगद्दी से हटा दिया। अब आगे क्या हुआ कि उन्होंने किसे बनाया शासक? तो आगे उन्होंने क्या किया? रजिया सुल्तान को शासक घोषित किया। किसे? तुर्की के अमीरों ने। तो तुर्की के अमीरों ने 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में उन्हें लगा कि रजिया को है जो कि एक ये गद्दी देनी चाहिए। रजिया सुल्तान को दिल्ली का शासक बनाया। किसे बनाया? तुर्की के अमीरों ने 1236 में रजिया सुल्तान को क्या किया? रजिया सुल्तान को ही दिल्ली का शासन संभालने दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हम पढ़ते हैं। अभी अगला पॉइंट है रजिया सुल्तान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। रजिया बेगम या कहो या फिर रजिया सुल्तान कहते हैं। ठीक है, तो हम अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, रजिया बेगम की तरफ। तो रजिया बेगम को तुर्कियों ने बनवाया था। अब रजिया बेगम कौन थी? तो इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है आपके कि पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी जिसने जो कि बागडोर संभाली? तो वो रजिया थी। तो हम लिखते हैं कि रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक पहली महिला मुस्लिम शासक थी जिसने क्या किया? जिसने बागडोर संभाली, जिसने क्या किया था? शासन की बागडोर संभाली थी। शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम दृष्टि से। एग्जाम ये पूछा जाता है कि पहली बार मुस्लिम शासिका कौन थी जिसने जो कि बागडोर संभाली? तो वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को नहीं लिया था, वो एक दरबार में आई थी। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं कि वह रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का उसने रजिया सुल्तान की बात हो रही है, पर्दा प्रथा को नकार दिया था उन्होंने। तो रजिया बेगम पर्दा प्रथा
पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुष जैसे शासन करते हैं ना उस तरह शासन किया। तो पुरुषों की तरह दरबार में शासन किया। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पर्दा प्रथा का त्याग किया और उसने पुरुषों की तरह ही दरबार में है जो कि शासन लगवाना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ? रजिया सुल्तान 1236 में आई थी। ठीक है, 1236 में आई थी और आगे उसके बारे में बताते हैं। रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई बताइए? तो रजिया सुल्तान की शादी की बात की जाए तो रजिया सुल्तान की शादी की बात की जाए, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रजिया बेगम की शादी है जो कि किसके साथ हुई थी अल्तुनिया के साथ। किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ हुई। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की शादी है जो कि अल्तुनिया के साथ में हुई थी। और अगले पॉइंट की बात की जाए तो ये थी कौन? रजिया। तो रजिया सुल्तान थी कौन? किस जाति से थी? तो रजिया सुल्तान तुर्की थी, तुर्क की महिला थी। रजिया बेगम को या फिर सुल्तान को, तो रजिया है जो कि तुर्क की रहने वाली थी। अब हम अगले पॉइंट की बात की जाए तो उसकी मृत्यु कैसे हुई। इतना ही पॉइंट था रजिया के बारे में। तो 1240 की बात है, 1240 ईस्वी की बात है। उसमें 1240 ईस्वी में हिंदुओं के डाकुओं ने, बुक के अनुसार बताया जाता है कि रजिया सुल्तान की मौत है जो कि हिंदुओं डाकुओं ने की थी। ठीक है, तो 1240 में की गई थी। तो 1240 ईस्वी में हिंदू जो डाकू थे ना, हिंदू डाकुओं के द्वारा रजिया बेगम को या सुल्तान की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो रजिया की हत्या के बाद में अब दिल्ली पर शासन कौन करेगा? तो अगला शासक आया एक जिसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद आया। ठीक है, रजिया के बाद में शासन करता नसीरुद्दीन आया। नसीरुद्दीन 1246 ईस्वी में शासक बना। कब बना? 1246 ईस्वी में शासक बना। 1246 में शासन करता आया नसीरुद्दीन मोहम्मद। और नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में बताते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? तो एक बलवंत था जिस इसके काल में काम करता था, गुलाम था। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी करवा दी। बलवंत ने अपनी पुत्री की शादी है जो कि नसीरुद्दीन के साथ करवा दी कि हम भी राजा बनेंगे। बलवंत ने अपनी पुत्री का
विवाह कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि नसीरुद्दीन रजिया सुल्तान के बारे में 1246 में रजिया सुल्तान के बाद में नसीरुद्दीन मोहम्मद आया, और नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ में बलवंत ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह करवा। अगले पॉइंट की तरफ हम पढ़ते हैं कि नसीरुद्दीन मोहम्मद को अपना जीवन कैसे यापित कर रहा था। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद की अपना जीवन यापन कैसे कर रहा था उसके बारे में बताते हैं कि नसीरुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद अपना जीवन यापन है जो कि जीवन यापन किस तरह करवाया था, तो अपना जीवन यापन वो एक प्रकार से टोपियों को सील कर करता था। टोपी सीकर यानी टोपियों को सील कर अपना जीवन यापन कर देता था नसीरुद्दीन। ठीक है, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद अपना जीवन यापन है टोपी सीकर करता था। तो ये तो हो गया नसीरुद्दीन के बारे में जानकारी थोड़ी सी थी। अब क्या हुआ कि नसीरुद्दीन की मृत्यु कब हुई, तो नसीरुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी, तो नसीरुद्दीन की मृत्यु की बात की जाए तो उनकी मृत्यु है जो कि सन 1265 ईस्वी में हो गई। 1265 ईस्वी में हुई। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब नसीरुद्दीन मृत्यु के बाद में अगला शासक कौन बना, तो नसीरुद्दीन मृत्यु के बाद में अगला शासक है बलवंत है, उसका ही ससुर जी थे, उसके ससुर जी लगने वाले बलवंत हैं, वो उनके बाद में शासककर्ता बने। तो कौन बने, बलबन है जो कि शासनकर्ता बना। बलबन है 1265 ईस्वी में है जो कि दिल्ली पर बैठा शासनकर्ता बना। कब बना, 1265 में, जब है जो कि इसके ही दामाद है नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हुई, उसके बाद में बलवंत है राजा बना 1265 में। अब बलवंत का नाम क्या था, तो बलवंत का पूरा नाम की बात की जाए तो बलवंत का नाम क्या था, तो बलवंत का नाम था, कभी एग्जाम पूछ लिया बलवंत का पूरा नाम था क्या था, तो बलवंत का नाम था बाहुद्दीन था। क्या नाम था, बलवंत का नाम पूरा नाम क्या था, बाहुद्दीन पूरा नाम था। तो ये आप नोट कर दीजिए। 1265 में बलवंत आया, बलवंत का नाम बाहुद्दीन था। अब हम अगले बारे में पढ़ते हैं, बलवंत था कौन, तो बलबन है जो कि गुलाम था, किसका, नसीरुद्दीन। बलवंत एक नसीरुद्दीन मोहम्मद का गुलाम था, गुलाम प्लस ससुर दोनों था। अपनी बेटी की शादी करवा दी थी उसके साथ में, किसके, नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। तो एक प्रकार से गुलाम भी था और ससुर दोनों था, किसका, नसीरुद्दीन का। कौन, बलवंत। ठीक है, ये आप अपने बुक में नोट कर दिया। अब हम अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, नसीरुद्दीन के बाद में जो बलवंत आया, बलवंत के बारे में पढ़ते हैं।
बलवन के बारे में पढ़ते हैं। बलवन के बारे में अगला पॉइंट आता बलवन के बारे में। तो बलवन ने क्या किया था, गद्दी पर कब बैठा था, आपको बताया गया था। बलवंत है 1265 ईस्वी में शासक 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 बना। कहाँ? दिल्ली का कौन? बलवन बना। ठीक है 1265 में। अगली बात की जाए तो इसके टाइम में ही, बलवन के टाइम में एक युद्ध हुआ था और दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? मंगोलों ने। तो दिल्ली को बचाया था, दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। किसने? बलवन ने। तो 1265 ईस्वी में शासक बना था दिल्ली पर बलवन, और बलवन ने क्या किया था, जो मंगोल थे ना, मंगोलों के युद्ध से दिल्ली को बचाने का काम किया था। ये नोट कर दीजिए। हम अगली तरफ हम बढ़ते हैं। बलवन के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बलवन के बारे में, बलवन ने क्या किया, जो आपके सबसे पहले आपने पढ़ा था ना, वहाँ पर बताया गया था आपको एक टॉपिक, साली गुलामों का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, उसको इसने विनाश कर दिया। तो बलवंत ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश किया, बंद करवा दिया पूरा। साली संगठन थे ना, उनको बंद करवाने का काम भी बलवन ने करवाया। बलवन ने एक प्रथा चलाई थी, उस प्रथा का क्या नाम था? तो एक प्रथा थी, उस प्रथा का नाम क्या था? तो उस प्रथा का नाम था, आप ध्यान से देखना, सीजदा और पेबोस नामक प्रथा थी। सीजदा और पेबोस चलाया, एक प्रथा चलाई जिसका नाम था सीजदा और पेबोस। कौन सी थी? प्रथा थी जिसका नाम था सीजदा और पेबोस नामक एक प्रथा चलवाई थी। किसने? बलवंत ने। ये नोट किया। ठीक है, हम अगली तरफ चलते हैं। बलवन ने और क्या करवाया? तो बलवन के समय में वहाँ पर एक है जो कि फारसी विद्वान रहते थे। फारसी विद्वान थे, फारसी कवि कह सकते हैं हम, विद्वान की तरफ कवि, बलवन के टाइम में रहते थे, बलवन के शासन में। ठीक है, फारसी प्रसिद्ध थे, फारसी कवि प्रसिद्ध कवि थे। फारस के दो कवि थे, फारसी प्रसिद्ध दो कवि थे। एक का नाम है अमीर खुसरो, एक का नाम है अमीर खुसरो और एक का नाम है, सेम नाम है, थोड़ा सा अलग है, अमीर हसन। अमीर हसन। तो फारसी कवि हैं जो कि बलवन के टाइम में दो फारसी कवि थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। किसके काल में? बलवन के टाइम में। और इन्हीं के दौरान बलवन ने क्या किया, एक फारस के दौरान क्या किया, एक बलवंत ने क्या किया, एक त्योहार चलवाया, फारसी त्योहार जिसका नाम है रोजे कहते हैं ना वो, तो नवरोज को यहाँ पे नवरोजे कह सकते हैं। तो नवरोजे मनाने की
प्रथा शुरू की। जो वर्तमान समय में मुस्लिम रोजे मनाते हैं ना, वह हैं बलबन ने शुरू करवाए थे। फारसी त्यौहार था नवरोज़ा, उसकी शुरुआत किसने करवाई? तो उसकी शुरुआत बलबन ने करवाई। ठीक है, तो ये नोट किया। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट है अभी है, जो कि इसने क्या किया था, बलबन ने अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए एक नीति अपनाई थी। ठीक है, अपने शत्रुओं के विरुद्ध में बलबन ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था लौह एवं रक्त की नीति। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नीति अपनाई किसने? बलबन ने। तो बलबन ने अपने शत्रुओं के नाश करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी। ये वाला इम्पोर्टेंट है, नोट करके रखना। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अब अगली बारे में बताते हैं कि किस प्रकार था बलबन। तो बलबन ने क्या किया, बलबन को एक उपाधि धारण की गई थी। बलबन की उपाधि थी, बलबन की एक उपाधि थी। और बलबन की उपाधि का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है, उल्लू खां। उल्लुंग खां नामक एक उपाधि थी। बलबन की उपाधि उल्लुंग खां, जो किसने दी थी? उसके ही दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद ने दी उपाधि। किसको? बलबन को। ये भी आप नोट कर दीजिए कि बलबन को उपाधि दी थी उल्लू खां की, नसरुद्दीन मोहम्मद ने दी थी। तो ये आप नोट करने के बाद में अगला एक लास्ट पॉइंट है। आप अगले लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। और जब बलबन खां की मृत्यु हुई तो बलबन खां का बेटा शासक बना। ठीक है, तो बलबन खां की जब मृत्यु हुई तो बलबन खां का बेटा है जो कि शासनकर्ता बना, उसका नाम क्या था? तो बलवंत के बाद उसका बेटा जिसका नाम था कैखुसरो उनका बेटा था बलवंत का। बलवंत के बाद उसका बेटा कैखुसरो है जो कि शासक बना। लेकिन क्या हुआ? लेकिन लकवा हो गया उसे। लकवे से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बलबन के बाद में बलबन का बेटा है जो कि कैखुसरो राजा बना, परंतु उसकी लकवा होने की वजह से उसकी मौत हो गई। ठीक है, ये नोट कर दीजिए। अब लास्ट पॉइंट है आपका, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था।
ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर देना। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक, उसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमस। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमस था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर देना। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन। तो आज हमने पढ़ा पूरा गुलाम वंश के बारे में। अब हम अगले पॉइंट की तरफ नहीं, ये तो मैंने बताए हैं आपको लिख के। अब है हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं अगले। जैसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आए जो कि नोट्स के रूप में आपको बताते हैं, PDF फाइल के रूप में, जो आपको मिल जाएगी। अब ये दिल्ली सल्तनत है जो जिसकी शुरुआत आपको बताया गया था कब की गई थी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब की गई थी आपको बताया गया था। दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत है जो कि 1206 से 1526 के मध्य हुई थी। और अगला पॉइंट बताया सबसे पहले गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290, फिर दूसरा वंश खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक, और थर्ड नंबर है तुगलक वंश जो 1320 से 1398 तक, और चौथे नंबर पर था आपका सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक, और 5 नंबर पर दिल्ली प्रशासन का लास्ट वार था लोधी वंश जो 1451 से लेकर 1526 तक उन्होंने शासन किया। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं कि आज हम पढ़ेंगे, आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में जो कि रिपीट कर देते हैं। आज मैंने ये 7 शासक ऐसे हुए, ये 7 शासक हुए थे, ये जो इम्पोर्टेंट थे गुलाम वंश में। और इम्पोर्टेंट हैं, आप कभी भी ढूंढना तो आपको इम्पोर्टेंट के रूप में एक तो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, एक आएगा इल्तुतमिश, एक है रजिया सुल्तान आएगा, और एक आएगा ये आपका थोड़ा सा गलत फहमी होगी, यहाँ पर लिखा हुआ था आपका बलवन। ठीक है, क्या लिखा हुआ था? बलवंत था। मतलब बलवंत था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक करता है गुलाम वंश, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, और फिर रजिया सुल्तान, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद, और फिर बलवंत अंतिम शासन करता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जीवन कथा और उसके बारे में जानकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हमने पढ़ा था, उसके बारे में बताया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जो कि दिल्ली की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और वह कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जो कि मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली का गवर्नर भी था। किसके टाइम में? मोहम्मद गोरी के टाइम में। और कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जो कि अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ठीक है, और उसका एक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कौन था? आपने अभी पढ़ा था पहले नोट्स में कि बख्तियार खिलजी था, जिसने क्या बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, उसको ध्वस्त करने का काम किया। फिर क्या हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नाम से जाना जाता था, उसका नाम था लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता था लाख की चूड़ियाँ। फिर हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उसने 2 मस्जिद का निर्माण करवाया। एक तो आपके अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा, और एक है कुव्वतुल इस्लाम जो कि आपकी दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के शब्द का अर्थ क्या होता है? चंद्रमुखी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? इल्तुतमिश के साथ। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और अब क्या हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो एक दिन है जो कि पोलो खेलते हुए, पोलो जिसे सौगान भी कहते हैं, तो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। फिर आया आपका शासक, अगला शासक की बात की जाए तो आराम शाह। कौन आया? आराम शाह। आराम शाह शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में 1210 ईस्वी में बना था उत्तराधिकारी। और 1211 ईस्वी में है जो कि आराम शाह की मृत्यु कर दी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा।
अब हम अगले पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इल्तुतमिश है जो कि आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया और उसने एक है जो कि एकता प्रणाली की शुरुआत की और सबसे पहले हैं अरबी सिक्के चलाए और दिल्ली ये इम्पोर्टेंट है कि इस इल्तुतमिश है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, मतलब दिल्ली की वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो इल्तुतमिश को। और अगला पॉइंट आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनवा दी, ठीक है। चांदी के सिक्कों को टका कहते थे और सोने के मतलब तांबे के सिक्के थे उसे जीत कर का नाम दिया गया था। और जो इल्तुतमिश ने एक 40 गुलामों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए सहल गानी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट बताया जाए तो इल्तुतमिश तुर्की था और भारत में पहली बार मकबरा है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। एक शासक हैं चंगेज खान जिसने 1221 में हमला किया था, उस समय इल्तुतमिश शासन कर रहा था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय में, अब मृत्यु के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी उस समय है यह बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। और अगला पॉइंट है इल्तुतमिश है जो कि बगदाद के अंदर पहली बार खलीफा से हैं जो कि सुल्तान पद की स्वीकृति 1229 में लेके आया था। और इल्तुतमिश की मौत है जो कि 1236 ईस्वी में हो जाती है। अगला पॉइंट है इल्तुतमिश के बाद में है जो कि रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज हैं, दिल्ली का काल में रुकनुद्दीन फिरोज हैं, वह शासन का बैठा परंतु उसकी मतलब योग्य नहीं था तो उसकी माँ है जो कि जिसका नाम है शाह तुर्काना, उसने गद्दी संभाली परंतु तुर्की के अमीरों ने उसे हटा दिया। फिर आए तुर्की के अमीरों ने स्थापना की किसकी? रजिया की। 5 नंबर पर आए रजिया सुल्तान। 1236 में तुर्की के अमीरों ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान को बैठा दिया। रजिया सुल्तान पहली महिला थी मुस्लिम जिसने बागडोर संभाली शासन की। और रजिया सुल्तान की शादी होगी अल्तुनिया के साथ और रजिया सुल्तान प्रथा को त्याग कर क्या क्या शासन किया, परंतु 1240 में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि किसने की थी? हिंदू डाकुओं ने की। उसके बाद में रजिया सुल्तान के बाद में शासन करने के लिए नसरुद्दीन मोहम्मद आया। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद आया और बलवंत ने अपनी बेटी की शादी है जो नसरुद्दीन के साथ करवा दी। और नसीरुद्दीन ने अपना जीवन यापन है जो कि टोपी बेच कर करता था, टोपी को सिल कर करता था। परंतु नसीरुद्दीन की मृत्यु है जो कि 1265 में हो जाती है। तो अब नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद में शासन कौन करता है? वह है आपका लास्ट बलवंत शासन करता है गुलाम वंश का। तो बलवंत है उसके बारे में जानकारी दी गई है आपको कि 1265 में दिल्ली पर शासन किया, ठीक है। और बलवंत नसीरुद्दीन का ससुर था, ठीक है। और अगला है बलवंत का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। और बलवंत है जिसने क्या किया? 40 गुलामों के संगठन है उसको बंद करवा दिया। अगली पॉइंट की तरफ बताया गया हाँ कि दिल्ली के मतलब मंगोलों ने आक्रमण किया था उससे हैं जो कि बलवंत ने बचाया दिल्ली को। और बलवंत के दरबार में फारसी कवि रहते थे, 2 फारसी कवि थे, अमीर खुसरो और एक था अमीर हसन। अमीर हसन और अमीर खुसरो दोनों फारसी कवि थे जो कि बलवंत के टाइम में थे। और बलवंत ने क्या किया? नवरोज़ों की शुरुआत की, फारसी रवान नवरोज़े शुरुआत किए। और अगला पॉइंट है बलवंत ने एक प्रथा शुरू की जिसका नाम है हिंजला पे बूस नामक प्रथा शुरू की। और उसने एक लो और रक्त की नीति अपनाई अपने शत्रुओं के नाश के लिए। और अपने बेटे को शासन मतलब जब बलवंत की मृत्यु हुई तो उसका बेटा है उसका नाम है कैसू मतलब कैखुर सर्वशासक बना, परंतु उसकी लकवे से मौत हो गई। फिर क्या हुआ? फिर गुलाम वंश का अंतिम शासक किसे घोषित किया गया? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमस था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले शासक की बात की जाए तो पहला शासक गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक बना था।
और अगर पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक आपको पहले बता चुके हैं, स्थापना करने वाला कौन था, इल्तुतमिश। तो हमारे इसी प्रकार हैं। अगली क्लास में हम खिलजी वंश से संबंधित पूरी जानकारी लेके आएंगे, खिलजी वंश के बारे में लेके आएंगे, खिलजी वंश कब आया, कैसे आया, किस प्रकार। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह हमारे क्लास से इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहेंगी। आप कमेंट कीजिए आपको किस तरह वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योति सिंह जी के टिप्स। थैंक यू वेरी मच।